जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लिंग यू की मदद से शिन कैसल के अंदर आ गया था। वहाँ सभी हाई पोजीशन वाले लोग थे और उनके बीच शिन को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि शिन किसी बड़े सेक्ट से नहीं है और सभी उसे घूर भी रहे थे। वहाँ पर ग्रैंडमा भी थी और सभी लोग उनसे उनके सेक्ट की वो बुक लेना चाहते थे। अब आगे, जिसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड का बेटा तियान यू एक फाइटिंग रिंग में आ जाता है और लॉर्ड खुश होकर कहने लगता है कि वो हर साल ये कंपटीशन रखते हैं और जो भी उसके बेटे को हराएगा उसे वो 100 ड्रैगन कॉइन मिलेंगे। लेकिन आज तक कोई भी उसके बेटे को हरा नहीं पाया और वो ड्रैगन कॉइन वैसे के वैसे ही हैं। शिन भी ये सब सुन रहा होता है और लिंग यू शिन को बताती है कि तियान यू की माँ बचपन में ही कहीं गायब हो गई थी, जब से वो आज तक नहीं मिली। इस वजह से तियान यू बिना माँ के बड़ा हुआ है। लिंग यू की बातों से शिन समझ जाता है कि तियान यू की माँ वही लेडी थी जिसे ग्रैंडमा ने सालों तक उस गाँव में कैद कर रखा था। फिर जब उस लेडी ने शिन को मारने की कोशिश की तो ग्रैंडमा ने उसे मार दिया। लॉर्ड अपने बेटे की काफी तारीफ कर रहा था कि कोई उसे नहीं हरा सकता और बाकी लोग भी तियान यू की तारीफ करने लगते हैं। तभी शिन लॉर्ड से कहने लगता है कि ये खाना तो काफी अच्छा है और उसे ये इतना अच्छा लगा कि वो कुछ घर के लिए भी पैक करा रहा है। फिर शिन पूछता है उसे इस खाने की क्या कीमत देनी होगी। लॉर्ड उससे कहता है कि ये खाना मेहमानों के लिए है और शिन भी यहाँ मेहमान है तो वो फ्री में खा सकता है। पर शिन कहता है वो इतना अच्छा खाना फ्री में नहीं खाना चाहता। तभी शिन कहता है शायद वो 100 ड्रैगन कॉइन्स काफी होंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और ग्रैंडमा को शिन की बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है। अब शिन फाइटिंग रिंग में आ जाता है और तियान यू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये लड़का पागल हो गया है, इसे पता भी नहीं इसने किससे चैलेंज कर दिया है। तभी लॉर्ड कहता है वैसे भी अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो बुक किसके पास जाएगी, इसलिए फाइट देखकर जब तक के लिए अपना टाइम पास करते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है चलो इस फाइट को और मज़ेदार बनाते हैं, इस पे एक शर्त भी लगाते हैं, अगर तियान यू हारा तो लॉर्ड कभी उससे वो बुक नहीं मांगेगा। ये सुनकर लॉर्ड हंसने लगता है और पूछता है क्या उन्हें सच में शर्त लगानी है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हजारों लोगों ने उसके बेटे से फाइट की है पर आज तक कोई नहीं जीता। तभी हम तियान यू को देखते हैं जो शिन से पूछ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसके साथ फाइट करना चाहता है। अब शिन अपने नाइफ निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फाइट शुरू होते ही तियान यू काफ़ी स्पीड से शिन के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है। पर शिन भी कम नहीं था और उसके अटैक को रोककर उस पर अटैक करने लगता है। तियान यू स्पीड के साथ शिन पर वापस अटैक करने आता है पर शिन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके हर अटैक से बच रहा था और साथ ही शिन उस पर अटैक्स भी कर रहा था। शिन के अटैक्स की स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी थी जिसकी वजह से तियान यू को भी अपनी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट करनी पड़ती है। फिर दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहे थे, लेकिन तभी तियान यू अपनी डीमन आइज खोल लेता है जिससे वहाँ हर जगह पर डीमन आइज आ जाती है और तियान यू शिन से कहने लगता है कि उसने शिन के हर मूव्स देख लिए हैं और अब वो उससे नहीं बच सकता। तभी वो डीमन आइज शिन के चारों तरफ आ जाती है और उनमें से स्वॉर्ड निकलने लगती है जो शिन के ऊपर अटैक करती है। शिन उन सभी स्वॉर्ड से बच रहा होता है, लेकिन तभी तियान यू अभी बहुत सारे क्लोन बना लेता है और वो सभी उन स्वॉर्ड्स को लेकर शिन पर अटैक करने लगते हैं। सभी को लग रहा था अब शिन का बच पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो डीमन आइज और ऊपर से तियान यू खुद भी अटैक कर रहा है। तियान यू शिन से कह रहा था कि वो उसे अपनी स्वॉर्ड से मारेगा और शिन की मौत काफ़ी दर्दनाक और ख़तरनाक होगी, लेकिन शिन तियान यू के हर अटैक से बच रहा था और उन डीमन आइज से जितनी भी स्वॉर्ड्स निकल रही थी शिन उन सभी से बच रहा था। साथ ही वो उन क्लोन से भी लगातार फाइट कर रहा था। तभी शिन एक अटैक से कई सारी स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है और तियान यू की तरफ बढ़ते हुए स्लैश अटैक करता है, पर तियान यू के क्लोन उस अटैक को रोक लेते हैं। पर तियान यू ये देखकर हैरान था कि ये लड़का कौन है जो अभी तक फाइट कर रहा है, जबकि अब तक तो हर कोई हार जाता है। उल्टा कमज़ोर होने की जगह शिन की स्पीड पहले से भी तेज़ होती जा रही है। शिन की इतनी पावर देखकर
लॉर्ड फाइट रोकने के लिए खड़ा होता है, पर ग्रैंडमा उसे रोक देती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ के रूल्स तो पता ही होंगे, वो बीच में नहीं आ सकते। अब शेन की पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो ग्रैंडपा तोजू की सिखाई टेक्निक का इस्तेमाल करके सारी डीमन आइस की स्वॉर्ड्स को ख़त्म कर देता है और फिर एक एक करके उन क्लोन्स को मारने लगता है। शेन की स्पीड इतनी तेज़ थी कि तियान यू तो उसे देख भी नहीं पा रहा था। ये देखकर सभी हैरान थे और तुरंत ही शेन अपने नाइफ से तियान यू का गला काट देता है। तियान यू को तो पता भी नहीं चलता कि कब शेन ने उसका गला काट दिया। तियान यू मर जाता है और शेन फाइट जीत जाता है। ये देखकर वहाँ हर कोई काफ़ी हैरान था कि ये बच्चे ने सिटी लॉर्ड के बेटे को कैसे हरा दिया। लॉर्ड तो गुस्से से लाल हो जाता है और सोल्जर शेन को मारने आने लगते हैं। अब शेन उन 100 कॉइन्स को ले लेता है और उन्हें लॉर्ड की तरफ फेंकते हुए कहता है कि उसने यहाँ खाना खाया था, इसलिए उसके बदले ये कॉइन्स दे रहा है। ये सुनकर लॉर्ड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन कॉइन्स को फेंक देता है। तभी लॉर्ड अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि ये लड़का यहाँ से जाना नहीं चाहिए, लेकिन तुरंत ही शेन काफ़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाता है। शेन की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो किसी को दिखता भी नहीं। तभी वहाँ बैठे जनरल को ये देखकर याद आता है उस दिन जो चोर उनकी शिप में आया था वो भी बिल्कुल इसी तरह से भाग रहा था। ज़रूर ये लड़का उसी का कोई डिसिपल होगा। शेन वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडमा कहती है शर्त के मुताबिक अब कोई भी उनसे वो बुक नहीं मांग सकता। ये कहते ही ग्रैंडमा वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ बैठे सभी सेक्ट के लीडर ग्रैंडमा को ढूंढने जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो बुक चाहिए थी। लिंग यू को शेन की चिंता हो रही थी क्योंकि अब यहाँ मार्शल लॉ लग जाएगा और शेन का यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ जनरल आता है और लिंग यू से कहता है 7 प्रिंसेस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग यांको सेक्ट से हैं, उनके रास्ते में कोई नहीं आएगा, लेकिन जाने से पहले उन्हें लॉर्ड के लिए थोड़ा काम संभालना है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब सिटी में भी ये बात फैल गई थी कि एक वॉरियर आया है जिसने तियान यू को हरा दिया है। शिन भी सिटी में घूम रहा होता है, पर वो सोच रहा था कि उस लड़के को हराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब तो वो सिटी में रह भी नहीं सकता। तभी कुछ लोग शेन को पहचानने लगते हैं और उसके पीछे कुछ सोल्जर्स भी पड़ जाते हैं। शेन उनसे भागने लगता है और हम देखते हैं शेन के सेक्ट के लोग उन सोल्जर्स को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके नए लीडर को कुछ हो। दूसरी तरफ ग्रैंडमा लॉर्ड के सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि उसे तो अपने बेटे की मौत का काफ़ी दुख हो रहा होगा, पर लॉर्ड कहता है उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है क्योंकि वो जब चाहे तब अपने बेटे को वापस जिंदा कर सकता है। तभी वहाँ बाकी मास्टर्स भी आ जाते हैं और उन सभी को वो बुक चाहिए थी, लेकिन तभी ग्रैंडमा उन सभी के ऊपर अपनी खूबसूरती का जादू चलाती है जिससे वो सभी उनके वश में आ जाते हैं और ग्रैंडमा काफ़ी आसानी से उन सभी के बीच से निकल जाती है। ग्रैंडमा को रोकने की जगह वो सभी तो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा अपना जादू उन सभी पर से ख़त्म करती है जिससे सभी वापस नॉर्मल हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो आपस में क्यों फाइट कर रहे थे। अब लॉर्ड ग्रैंडमा से कहता है कि उसके पास खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए उसे बुक की क्या ज़रूरत है। तभी ग्रैंडमा अपनी रियल पावर रिलीज़ करती है और वो लॉर्ड भी वहाँ कई सारे ड्रैगन्स को बुला लेता है, पर वो भी ग्रैंडमा का कुछ नहीं कर पा रहे थे और ग्रैंडमा उनके ऊपर आराम से बैठी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिन को बहुत सारे सोल्जर्स ने घेर लिया था, लेकिन तभी वहाँ 360 हॉल के बहुत सारे मास्टर्स आ जाते हैं जिन्हें शिन ने पहले हराया था और वो सभी काफ़ी आसानी से सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। शिन उन्हें देखकर काफ़ी हैरान था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वॉर्ड मास्टर शिन को बताता है कि इस सिटी में उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बिल्डिंग्स हैं जो अब शिन की है, इसलिए सिटी का आधा से ज़्यादा हिस्सा शिन का ही है। ये सुनकर शिन काफ़ी हैरान होता है कि वो इतने कुछ का मालिक है। अब शिन उन सभी को ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को ढूंढने का काम देता है और वो सभी तुरंत चले जाते हैं। तभी शिन आसमान को लाल होते हुए देखता है। अब हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो सभी मास्टर्स को काफ़ी आसानी से मारती जा रही थी और ग्रैंडमा ने एक वाइट टाइगर भी समन कर लिया था। कोई भी मास्टर इतना स्ट्रांग नहीं था कि ग्रैंडमा के वाइट टाइगर के सामने भी टिक सके।
अब ग्रैंडमा सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर के पास चली जाती है और उन्हें भी बिना किसी दिक्कत के मार देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक ग्रैंडमा ने अपनी रियल पावर को रिलीज तक नहीं किया था और उन्होंने लगभग सभी मास्टर्स को ख़त्म कर दिया था। अब आखिर में सिर्फ लॉर्ड बचता है और वो अपने सभी डिवाइन ड्रैगन्स को समन कर लेता है और वो सभी ग्रैंडमा के वाइट टाइगर पर अटैक करते हैं और वाइट टाइगर उनसे जीत नहीं पाता और मर जाता है। अब वो ड्रैगन्स ग्रैंडमा पर अटैक करने लगते हैं, पर ग्रैंडमा कह रही थी कि वो ड्रैगन्स इतने ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं हैं। तभी ग्रैंडमा लॉर्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो भी डिवाइन ड्रैगन्स को बुला लेती है। ये देखकर लॉर्ड काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए उसने सालों तक ट्रेनिंग की थी और ग्रैंडमा ने उसे एक पल में ही कॉपी कर लिया। फिर लॉर्ड खुद ग्रैंडमा पर अटैक करने लगता है, लेकिन ग्रैंडमा उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और काफ़ी आसानी से लॉर्ड के हर बॉडी पावर को अपने धागों की मदद से मिलाने लगती है। पर लॉर्ड ग्रैंडमा के सारे धागे तोड़ देता है और ग्रैंडमा पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब की बार ग्रैंडमा लॉर्ड की बॉडी के अंदर से धागों को निकालती है। ये देखकर तो लॉर्ड भी हैरान हो जाता है और अब की बार वो ग्रैंडमा को रोक नहीं पाता और उसकी पूरी बॉडी ग्रैंडमा के कंट्रोल में आ जाती है। पर ग्रैंडमा लॉर्ड की बॉडी को ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरी सिटी में खून की बारिश हो जाती है। हम देखते हैं शिन भाग रहा होता है, तभी उसके सामने लॉर्ड आकर गिरता है और वो शिन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। शिन उसके अटैक से बचता है, पर वो देखता है लॉर्ड की बॉडी में तो उसकी ग्रैंडमा है और अब वो पूरी तरह से समझ चुका था जो लेडी उन सभी मास्टर से फाइट कर रही थी वो उसकी ग्रैंडमा ही है। ग्रैंडमा बताती है यही उनका शुरू से प्लान था। उन्होंने उस बुक के लालच में सभी मास्टर्स को यहाँ बुलाया था और उन्हें मार दिया। अब वो लॉर्ड की बॉडी की मदद से पूरी सिटी को कंट्रोल करेगी और जब यांको सेक के लोग उनके पास आएंगे, आगे का फैसला भी वही करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्वॉर्ड मास्टर ग्रैंडपा तोफू को भी ले आता है और वो सभी ग्रैंडमा के साथ जाने लगते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि 2 लाख से ज़्यादा वॉरियर्स और बहुत सारी वॉरशिप्स डैशो पर अटैक करने वाली है। सिटी लॉर्ड और यांको सेक के लीडर ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था। फिर ग्रैंडमा स्वॉर्ड मास्टर से भी कह देती है कि वो सभी हॉल मास्टर्स और यांको सेक तक ये खबर पहुंचा दे कि बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। शिन भी जाने लगता है और सोच रहा था कि अब तो बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और उन्हें किसी भी हालत में डैशो विलेज को बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल यांको सेक को आने का इशारा कर देता है और हज़ारों की तादाद में सोल्जर्स और वॉरशिप आने लगती है, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और अब वो सभी डैशो में जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं यांको आर्मी को रोकने के लिए ग्रैंडपा लॉन्ग आ जाते हैं और वो अपनी पेंटिंग की मदद से पूरी आर्मी के सामने बहुत बड़ा तूफान ला देते हैं, जिसमें बिजली भी थी और वो तूफान उनकी शिप्स को ख़त्म करता जा रहा था और उनकी कई शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर यांको, जिसकी ये पूरी आर्मी थी, वो बिल्कुल भी नहीं डरा था और वो सभी उस तूफान पर अटैक करके उस तूफान को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब भी ग्रैंडपा लॉन्ग वहाँ रुके नहीं थे और वो अपनी सबसे खतरनाक पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो 18 फेसेस ऑफ हेल कहते हैं। ग्रैंडपा लॉन्ग जैसे ही उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यांको शिप के सामने पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें सामने एक लाइट दिखती है और सभी उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं। पर वो लाइट और ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो किसी नर्क जैसी जगह पर पहुंच गए थे, जहां उनकी शिप से भी बड़े चेहरे उन्हें दिख रहे थे और उनके ऊपर बहुत सारी डेमोनिक आइज भी आ गई थी। तभी उन चेहरों में से लावा गिरने लगता है, जिससे उनकी बहुत सारी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी यांको को समझ आता है कि ऐसा कारनामा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो पहले एक काफ़ी बड़े किंगडम का प्रिंस था और वो अपनी पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसे हराने दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन कोई उसके जितनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाता था। वो लड़का अपनी पेंटिंग में पूरी तरह बिजी रहता, उसे कुछ पता नहीं रहता कि बाहर क्या चल रहा है। ऐसे ही एक दिन एक दूसरा किंगडम उनके किंगडम पर अटैक कर देते हैं और उस लड़के के पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं। जब उस लड़के को पता चलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने पूरे किंगडम को ख़त्म कर दिया था और वो अपने माँ और बाप के मुंह को ज़मीन पर पड़ा देखता है, जिसे देखकर उस दूसरे किंगडम के लोग मजाक उड़ा रहे थे।
उस लड़के को काफी गुस्सा आता है कि ऐसे कानों का क्या फायदा जिससे वो अपने लोगों की चीखों की आवाज ही ना सुन पाए। इसलिए वो अपने दोनों कान काट देता है। उसके बाद वो अपनी पेंटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस पूरे दूसरे किंगडम को हेल में पहुंचा देता है, जहां उन सभी लोगों को डीमंस खा जाते हैं। फिर उस दिन के बाद उस लड़के को किसी ने नहीं देखा वो कहाँ गया। अब यांको कहता है अब जाकर वो उस इंसान को वापस देख रहा है, और ये कितनी बुरी बात है कि वो वॉर में मिले हैं। ऊपर से वो उसका अपोनेंट है, यानी उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। अब यांको आर्मी का हेड जनरल एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और वो अपनी स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, जिससे उसका फॉर्मेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो जनरल चारों एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो एक काफ़ी स्ट्रांग अटैक करता है, जिससे वो पेंटिंग जिसमें पूरी आर्मी फंसी थी उन्हें बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम एल्डर ली को देखते हैं, जो मास्टर यांको को बताता है कि उनकी आर्मी उस पेंटिंग से निकल चुकी है और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर यांको काफ़ी खुश होता है। तभी एल्डर ली यांको से कहता है कि अगर उन्होंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल किया होता तो वो कभी उस पेंटिंग में फंसते ही नहीं। मास्टर जवाब देता है उसने उस पेंटिंग के पीछे एक इंसान को देखा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था और उसे देखकर लग रहा था कि उसकी स्वॉर्ड ज़रूर सालों से खून की प्यासी होगी। यह विलेज चीफ की बात चल रही है। यांको बताता है उसने अपनी स्वॉर्डमैनशिप को अच्छा बनाने में सालों लगा दिए हैं, पर अभी भी उसे नहीं पता कि वो उस इंसान से बेहतर है या नहीं। जिसके बाद यांको आर्मी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ी शिप आ जाती है। वो शिप इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि यांको आर्मी की शिप उसके सामने बच्ची लग रही थी। हम देखते हैं उस शिप के पीछे काफ़ी बड़े बड़े जाइंट्स थे जो उस शिप को चला रहे थे। साथ ही उस शिप के पीछे एक सूरज भी था। किसी ग्रैंडपा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है और वहाँ कैसे आ गया। तभी विलेज चीफ बताते हैं कि काफ़ी साल पहले उस शिप को गॉड्स ने बनाया था जिससे वो डार्कनेस से बच सके, और इसलिए इस शिप के पीछे एक सूरज भी है। जो गॉड उस शिप को चला रहा है वो ज़रूर डैशो विलेज को बचाना चाहता होगा, इसलिए यहाँ आया है। अब वो जाइंट्स यांको की शिप्स पर अटैक करने लगते हैं और सिर्फ उनके पैर रखने से ही उनके हज़ारों सोल्जर्स मारे जा रहे थे। सभी पीछे होने का ऑर्डर देते हैं। उस शिप से इतनी गर्मी निकल रही थी कि बहुत सारी शिप्स जलने लगती है और आसपास का सारा पानी भी सूख गया था। तभी यांको आर्मी भी अपने शिप से उस बड़ी शिप पर अटैक करने लगती है, पर उनके अटैक्स भी बहुत छोटे दिख रहे थे क्योंकि वो शिप और जाइंट्स काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग भी थे। तभी यांको अपनी आर्मी को वापस आने की कहता है, क्योंकि अगर इस फाइट में गॉड्स आ चुके हैं तो उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। ये देखकर एल्डर ली काफ़ी हैरान होता है कि यांको पीछे हट रहा है। अब पूरी यांको आर्मी वापस जाने लगती है और यांको कहता है 50 साल बाद ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब जितने भी गॉड जिंदा है उन्हें भी मरना पड़ेगा। फिर यांको आर्मी वापस चली जाती है और ये देखकर सभी ग्रैंडपा और शेन खुश होते हैं। लेकिन तभी शेन का लॉकेट चमकने लगता है और वो शिप शेन के पास आने लगती है। तभी उस शिप पर हम एक गॉड को देखते हैं जो शेन के लॉकेट को देख रही थी। शेन उस गॉड को देखकर सोचने लगता है कि क्या इसी गॉड ने इस सूरज को रोक रखा है। अब शेन उस गॉड से पूछता है क्या वो इस लॉकेट को पहचानती है। अब वो गॉड उस लड़के को शिप पर जाने का ऑर्डर देती है और एक जाइंट अपना हाथ आगे करता है और शेन तुरंत ही उसके हाथ पर खड़ा हो जाता है। अब शेन शिप पर पहुंच गया था और जैसे ही वो गॉड उन पिलर से अपना हाथ हटाती है वो अपनी रियल फॉर्म में आने लगती है, और वो तो एक छोटी लड़की थी और किसी तरह से वो शिप उस लड़की से जुड़ी हुई थी। फिर शेन आगे जाने लगता है और वहाँ कई सारी काफ़ी बड़ी लेडीज़ भी थी जो अपनी से बड़ी चेन्स को खींच रही थी। तभी शेन उन सभी के लीडर को देखता है जो उस लड़की का ग्रैंडपा है। अब वो लड़की शेन के सामने आती है और बताती है जो शेन का लॉकेट है वो ना ही हेवन से कनेक्टेड है और ना ही हेल से। इसका मतलब जिसने इस लॉकेट को बनाया है वो वासो में रहता है। शेन को याद आता है एक बार उसकी ग्रैंडमा ने बताया था कि शेन के पेरेंट्स ने उसे ये लॉकेट दिया है। इसका मतलब उसके पेरेंट्स ज़रूर उसे वासो में मिल सकते हैं। शेन पूछता है ये वासो क्या है। वो लड़की बताती है कि वासो एक जगह है और जब डार्कनेस पूरी तरह से हर जगह कब्जा कर लेती है तब वासो को ढूंढा जा सकता है। पर वो लड़की भी काफ़ी टाइम से वासो को ढूंढ रही है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शेन उस लड़की से पूछता है कि वो क्यों वासो को ढूंढ रही है।
जिस पर वो लड़की बताती है जिसने इस शिप को बनाया है वो वहीं रहता है और अब इस शिप का सूरज खराब हो चुका है, वो काला पड़ता जा रहा है। इसलिए शिप को चालू करने के लिए उस लड़की को अपने आप को शिप से जोड़ना पड़ता है। पर शिप उस लड़की का ब्लड काफ़ी तेज़ी से खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। लेकिन अगर शिप का सूरज ठीक हो जाएगा तो उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब वो लड़की अपना नाम जिन जिन बताती है और बताती है कि इस शिप की मदद से वो डार्कनेस से लड़ते हैं और अगर कोई आर्मी भी उनके सामने आ जाती है तो वो उसे भी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए उन्हें सूरज के गार्जियन बनकर भेजा गया है। जिन जिन बताती है कि अब उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी है और अगर जल्दी सूरज सही नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं, पर शिन जिन जिन से कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर उस जगह को जल्दी ही ढूंढ लेगा और उसकी मदद भी करेगा। ये सुनकर जिन जिन खुश हो जाती है। तभी जिन जिन के ग्रैंडपा उससे कहता है कि अंधेरा हो रहा है, उन्हें जाना होगा। फिर जिन जिन अपनी जाइंट फॉर्म में आ जाती है और उन पिलर की मदद से एनर्जी देने लगती है, जिससे सूरज चमकने लगता है, हर जगह रोशनी हो जाती है। शिन भी वापस नीचे आ जाता है और वो शिप चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं विलेज चीफ शिन को बताता है कि 400 साल पहले एक बार वो भी डार्कनेस में फंस गया था। तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मर जाना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए। तभी डार्कनेस में उसे एक जगह दिखी थी और ऐसा लग रहा था वो भी रहने की जगह है और वहाँ काफ़ी बड़े बड़े स्टैचू भी थे और वो इतने स्ट्रांग लग रहे थे कि विलेज चीफ भी उनका सामना नहीं कर सकता था। वो स्टैचू विलेज चीफ की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे, जिससे विलेज चीफ को समझ आया कि अभी भी उसके लिए इस दुनिया में काफ़ी कुछ बचा है और वो अभी मर नहीं सकता। पर शिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो वासो नाम की जगह डार्कनेस के अंदर ही क्यों है और वहाँ क्या होगा। अब विलेज चीफ फैसला करते हैं कि वो शिन के साथ डार्कनेस में जाएंगे और उस जगह को ढूंढेंगे। जिसके बाद हम मास्टर यांको को देखते हैं जो अपने जनरल से कह रहे थे कि अभी वो डैशो विलेज में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ डिवाइन पावर है, लेकिन 50 साल बाद ऐसा नहीं होगा। इसलिए अभी यांको अपनी आर्मी को वापस जाने का ऑर्डर दे देता है। फिर जनरल 7 प्रिंसेस के पास भी आ जाता है और उसे भी बताता है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। पर लिंग यू कहती है कि जाने से पहले उसे किसी से मिलना है। अगले दिन लिंग यू शेन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि वो डैशो में क्यों रहता है। वो तो बहुत पुरानी जगह है और बाहर की दुनिया वहाँ से काफ़ी अच्छी है। शेन कहता है वो यांको किंगडम ज़रूर आएगा, पर अभी नहीं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा निराश हो जाती है, पर शेन कहता है वो यांको किंगडम आएगा ज़रूर। तभी वहाँ जनरल आ जाता है और लिंग यू से कहता है प्रिंसेस चलने का टाइम हो गया है। फिर लिंग यू चली जाती है और तब शेन को समझ आता है लिंग यू यांको की बेटी है।